देश के अंदर एक तरह की बड़ी कॉमेडी शो चल रहा है, जो ट्रेजेडी शो में परिवर्तित हो रहा है। इंडिया गठबंधन का जो जिस कारण से बना था कि ये बहुमत से रोक पाएगा, वो तो अब कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा, ये डेवलपमेंट के बाद से जो घोर अनैतिकता का काम नीतीश जी ने किया है। बिल्कुल, ये तो बिन पैदे के लोटे वाला काम किया उन्होंने। इससे नीतीश जी की अपनी छवि गिरेगी, इससे उनका वोट भी गिरेगा अंततः। लेकिन कुल मिला के इससे इंडिया गठबंधन को झटका लगता है, नुकसान होता है। ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सवाल सिर्फ ये है कि कितना नुकसान। जो शुरुआती बढ़त कम से कम नैरेटिव में जो इंडिया गठबंधन ने बनाई थी, वो पिछले 3-4 महीनों में जाती रही और फिर दिसंबर के चुनाव के बाद तो और ही खराब हो गया। अगर अडानी का सवाल ये कि ये सारे विपक्षी दल सड़क पे उतरते, या कास्ट सेंसस का सवाल लेके, या बेरोजगारी का सवाल लेके, किसी एक सवाल को लेके अगर ऑपोजिशन सड़क पे उतर, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता। और ये मुझे इस चीज का अफसोस जरूर है। हमारी लगातार जो कोशिश है वो एक सप्ताह में हुई बड़ी घटना से आपको ये बताएं कि आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ राजनीतिक रूप से बदल सकता है। इसको लेकर हमारे साथ जो गेस्ट होते हैं वो खास होते हैं। इस बार हमारे साथ जो चर्चा में शामिल हो रहे हैं वो हैं योगेंद्र यादव जी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम चीजों पर अपनी राय रखते हैं और बहुत ही मुकम्मल राय रखते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं तक चैनल्स के हेड मिलिंद खांडेकर साहब। आप दोनों का खूब सारा स्वागत है सर। योगेंद्र सर, आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार बने हुए हैं, कुछ एक रेस्ट लिया हुआ है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो राजनीति चल रही है सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, वो किस तरफ देखी जा रही है। नो डाउट उसमें यही कहा जाएगा कि जो आखिरी लकीर है वो 2024 के लिए खींची जानी है, लेकिन अभी का संदर्भ क्या है, कैसे देखें इसे। अविचल भाई, पहले तो मैं फिर स्पष्ट कर दूं, हमेशा की तरह, बिल्कुल वैधानिक चेतावनी की तरह, आपने मुझे राजनीतिक विश्लेषक कहा। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। आपने बताया कि मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़ा हुआ हूं, और इंडिया गठबंधन जो है वो किसी तरह से इस देश में बदलाव ला सके, उस प्रयास में जुटा हूं। तो उनका शुभ चिंतक हूं। तो इस लिहाज से मैं कोई न्यूट्रल विश्लेषक होने का कतई दावा नहीं। खैर, वैधानिक चेतावनी ये तो हो गई। जी जी। एक दूसरी बात बताऊं, कल रात को मैं पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट देख रहा था, रुचि थी, और वहां की ऑफिशियल चैनल पे कुछ मिल नहीं रहा था, तो बाकी चैनल्स देख रहा था मैं, वहां के टीवी चैनल देख रहा था। और वहां पता है किस तरह की चर्चा हो रही, कि देखो, अभी रुझान तो आने शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में क्या करते हैं, वो सिर्फ पोलिंग बूथ पर ही काउंटिंग कर लेते हैं, और बाहर आके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सिर्फ टोटलिंग होती है उसकी। तो उनको बूथ से पता लग रहा था कि इमरान खान की पार्टी आगे चल रही है। और वो आराम से वो गप कर रहे थे कि देखना, कल सुबह तक ही रिजल्ट्स को पलट दिया जाएगा। अभी शुरू में तो आ गए हैं, लेकिन हाँ। अभी इलेक्शन कमिश्नर साहब 2-3 घंटे के लिए गायब हैं। वो अभी हो सकता है आर्मी हेडक्वार्टर गए हों, उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, फिर उसके बाद ये होगा, चुनाव परिणाम पलट दिए जाएंगे, ये हेराफेरी हो जाएगी। और बड़ी-बड़ी चैनल जो थी वो चुप थी। बड़ी चैनल इंतजार कर रही थी। इमरान खान के लोग चूंकि इंडिपेंडेंट के रूप में कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो पहले चैनलों ने लगाया कि इमरान खान सपोर्टेड कैंडिडेट, बाद में चुपचाप से इसको हटा दिया गया। ये सब खेल चल रहे। तो मुझे देख के हंसी भी आ रही थी और डर ये लग रहा था कि हम अब उससे कितना दूर बचे बचे हैं, उससे कुछ दूर बचे हैं। अभी ये नहीं होता कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन लेने के लिए सरकार या फौज के पास जाते हैं, ऐसा हमारे देश में नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में जो जुडिशरी के साथ हुआ है, पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन के साथ हुआ है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो हुआ है, और पाकिस्तान की बड़ी टीवी चैनल्स के साथ जो हुआ है, हमारे यहाँ पे भी तो हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जितने भी डेवलपमेंट्स पिछले कुछ दिनों के आप देख रहे हैं, वो ले दे के सब हमें उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। देश में चुनाव हो रहा है, जो होने वाला है, बहुत अच्छी बात है। सरकार 2 टर्म सर्व कर चुकी है, बहुत बढ़िया बात। 10 साल का होने के बाद सरकार को बताना चाहिए कि भाई 10 साल हमने क्या राज किया। जाहिर है सरकार को बताना चाहिए कि हमने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए। रिपोर्ट जनता के सामने रखनी चाहिए, जनता तय कर ले कि भाई तीसरी बार चांस देना है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सरकार अपने 10 साल के काम की रिपोर्ट देने की बजाय
10 साल पहले जो सरकार थी उसने पिछले 10 साल में क्या काम किया था उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं, और पार्लियामेंट में इस पे तालियां बज रही। सरकार अपनी पार्टी पे काम करने की बजाय विपक्षी पार्टियों पे ज्यादा काम कर रही है। सरकार ईडी और सीबीआई पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई है, सरकारों को तोड़ने में लगी हुई है, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो। केंद्र सरकार का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जा रहा है कि राज्य सरकारों का गला घोंटा जा सके, राज्य सरकारों को पैसा ना दिया जा सके। इस पे ममता बनर्जी धरना कर रही हैं, इस पे सिद्धरमैया धरना कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ऐसी बातों को देशद्रोही करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे तो देश नहीं चल सकता। अगर आप कहेंगे मेरे राज्य ने इतना टैक्स दिया और मुझे क्या मिला, ऐसी बातों से देश नहीं चलता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि गुजरात के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एग्जैक्टली यही बातें आज से 12 साल पहले कही, और वो थे नरेंद्र मोदी। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूं देश के अंदर एक तरह की बड़ी कॉमेडी शो चल रहा है जो ट्रेजेडी शो में परिवर्तित हो रहा है। ये बड़ा कमेंट है जिस तरह से योगेंद्र सर कह रहे हैं कि देश में कॉमेडी शो चल रहा है और वो ट्रेजेडी शो में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन मैं सर आपसे इस पर कमेंट चाहूँगा कि जिस तरीके से ये तोड़ फोड़ चल रही है, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो जैसे ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से निकल गई, जेडीयू जो है बाहर आ गई और एनडीए के साथ आ गई, तमाम तरीके की हरकतें और लगातार सामने आ रही हैं, आरएलडी को लेकर तमाम बयान आ रहे हैं। ये चुनाव से पहले जो हो रहा है ये कॉमन है क्योंकि पहले भी लगातार जो चुनाव हुए हैं, या फिर इस बार कुछ अलग है? नहीं नहीं, मैं सिर्फ जो योगेंद्र जी ने बात कही है कि सरकार विपक्ष पर काम कर रही है, पर मैं विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि वो चाहे कोई भी सरकार हो वो विपक्ष पर काम करती ही रही है। ऐसा नहीं है कि जब सरकार में रहती तो तोड़फोड़ करना या विश्वास मत जीतना हो या कोई भी हो, तो ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपने अंदर तोड़फोड़ ना होने दें। और चूंकि हम योगेंद्र जी से पिछले 6 महीने में कई बार बात कर चुके हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं योगेंद्र जी ये बात भी लगती है कि जो इंडिया गठबंधन था, जो कि एक अल्टरनेटिव के तौर पे उभर रहा था, वो नेचुरली सरकार नहीं चाहेगी कि ये अल्टरनेटिव खड़ा हो पाए, और वो उसमें कहीं ना कहीं सफल हो गए। लेकिन अगर नीतीश कुमार छोड़कर चले जा रहे हैं, अगर ममता बनर्जी कह रही कि मैं कोई सीट नहीं दूंगी, या अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई मैं पंजाब में कोई सीट नहीं दूंगा, या कल भी उन्होंने कहा कि हम बहुत थक चुके हैं, तो योगेंद्र जी इसके लिए भले ही सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है, लेकिन इस ट्रैप में तो विपक्ष ही फंस रहा है ना। अभिनंदन जी, दो चीजों को हमें अलग करना चाहिए। जो बाद में आपने जिन चीजों का जिक्र किया वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल मूव्स हर चुनाव से पहले होते हैं, हर पार्टी का अधिकार भी है। अगर मैं अपनी तरफ ज्यादा पार्टियों को अट्रैक्ट करना चाहूं तो भाई मेरी इच्छा है, मैं करना चाहूंगा। मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा था और एतराज कर रहा था वो ये था जो झारखंड में। आप मुझे बताइए कि आप मुझे याद दिलाइए कब था कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरह के चार्जेस के अंदर गिरफ्तार करके रखा गया। और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उनके ऊपर दबाव था कि बीजेपी के साथ आ जाओ, मामला सुलझ जाए। ये नहीं होता। अरविंद केजरीवाल कई आरोप लगाते रहते हैं, उनके आरोप कितने सच्चे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह के आरोप हैं तो बहुत गंभीर आरोप है ना। कह रहे हैं कि मेरे को ऑफर दिया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ आ जाओ, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये जो बंगाल सरकार कह रही है कि हमें मनरेगा का पैसा नहीं दिया, कह नहीं दी जा रही, कह रही सिर्फ नहीं रही है, बिल्कुल तथ्य है कि बंगाल के मनरेगा के वर्कर्स का पिछले 3 साल का पैसा रोक के रखा हुआ है केंद्र सरकार ने। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि आपके अकाउंट्स में हेरा फेरी। हम मनरेगा के रोस्टर के अंदर ऊंच नीच की बातें देश के हर इलाके से आई हैं, लेकिन उसके लिए आप पैसा रोक के रखें, गरीब व्यक्ति को करें परेशान, और फिर पिछले हफ्ते जाके 3 साल के बाद अब आपने रेड करनी शुरू कर दी है, जब ममता बनर्जी ने कहा कि अच्छा आप नहीं देते तो मैं पैसा दे दूंगी। ये अनहोनी चीज, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। इसके बारे में जरूर खुल के चर्चा होनी चाहिए, और दुर्भाग्य से इस देश के सब विश्लेषक और मीडिया अब केवल इस खेल का एक दर्शक बन गया है। इसमें तालियां पीट रहे, अरे पछाड़ दिया, अरे मार दिया, अरे उसको 3 दिन जेल में कर दिया, अब देखना इसका ये असर होगा। ये हम न करें, जो सच है करें। जो दूसरा सवाल आपने पूछा वो बिल्कुल वाजिब सवाल है, वो है इंडिया अलायंस के अंदर जो खींचतान हो।
आपको ध्यान होगा मिलिंद जी, हम्म जब आज से 6 महीना पहले, 8 महीना पहले जब अलायंस बना था, तब भी हमने चर्चा की थी और मैंने एक लेख भी लिखा था। उस लेख के बारे में आपने पढ़ के चर्चा की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उसमें क्या कहा था? मैंने कहा था कि इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सीट एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने कहा था कि सीट एडजस्टमेंट से ज़्यादा 5, 7, 10 सीट का फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने का है। क्योंकि जहाँ-जहाँ सीट एडजस्टमेंट होना था, वो हो चुका है और दूसरी जगह होगा नहीं। मैंने तब भी शायद कहा था कि पंजाब में शायद नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। उत्तर प्रदेश की अनसर्टेनिटी थी और तो उस लिहाज से जो सीटों के समीकरण हैं, वो कोई ड्रामेटिक तरीके से बदल गए हों, ऐसा नहीं। कहाँ-कहाँ अलायंस की ज़रूरत थी? तमिलनाडु में वो था, है, रहेगा। केरल में ना था, ना हो सकता है, ना होना चाहिए। कर्नाटका में और कोई अलायंस का चक्कर ही नहीं। महाराष्ट्र में अलायंस की ज़रूरत थी। आज भी वो अलायंस मोटे तौर पे कायम है और उसमें अगर जुड़ाती हुई है, घटत नहीं हुई है क्योंकि उसमें प्रकाश अम्बेडकर भी आके जुड़े हैं। अब अलायंस सीट एडजस्टमेंट कैसा होगा उसको देखना होगा। हिंदी पट्टी के ज़्यादातर इलाके में अलायंस का कोई चक्कर नहीं है। झारखंड में अलायंस था, पहले से ज़्यादा पुख्ता हुआ है। जो समस्या हुई, पहली बिहार, जहाँ नीतीश कुमार जी अलग हुए। मेरे कई साथी कहते हैं अच्छा हुआ पिंड छूटा, अब नहीं तो बाद में तो जाना ही था और इससे कुछ फ़ायदा ही होगा हमें। मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे लगता है ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि नीतीश जी के जाने से जो बहुत ही घोर अनैतिकता का काम नीतीश जी ने किया है, बिल्कुल ये तो बिन पैंदे के लोटे वाला काम किया उन्होंने। इससे नीतीश जी की अपनी छवि गिरेगी, इससे उनका वोट भी गिरेगा अंततः। लेकिन कुल मिला के इससे इंडिया गठबंधन को झटका लगता है, नुकसान होता है, ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सवाल सिर्फ ये है कि कितना नुकसान? और मैं समझता हूँ उसका मूल्यांकन तब होना चाहिए जबकि ये पता लग जाए कि नीतीश जी के जाने के बाद उस तरफ से कोई आया है या नहीं। क्योंकि अभी समीकरण बनेंगे, सीटों का एडजस्टमेंट होगा। बीजेपी नीतीश जी के साथ चिराग पासवान और मांझी और इन सबको फिलहाल तो एडजस्ट कर रही है, लेकिन चुनाव के वक़्त कैसे कर पाएगी ये चीज़ देखने वाली है। अपनी पार्टी का शायद ज़िक्र किया, वो आसाम वाली बात का शायद आपने ज़िक्र किया जहाँ वो कैंडिडेट खड़ा कर जी जी, वो मैंने भी वो देखा और मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये तो अलायंस की स्पिरिट में नहीं है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सीटों के लिए भाव-तौल करे स्वाभाविक है। पंजाब में वो डोमिनेंट पार्टी थे पिछले चुनाव के अंदर, उसके बारे में उनका क्लेम हो वाजिब। लेकिन आम आदमी पार्टी असम में कहे और 3 सीट असम की, मेरी तो समझ से परे है दुनिया का कौन-सा गणित है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी असम में 3 लोकसभा सीटों की दावेदारी कर सकती है। ये तो उस भावना के साथ नहीं है, जो जिस भावना के साथ इंडिया कोएलिशन बना था और वो चिंता का विषय है। मेरे लिए सीटों की संख्या इतना चिंता का विषय नहीं है क्योंकि मैंने कहा आपको सीटों की संख्या पे बिहार के अलावा कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जो एक मैसेज जाता है कि भई ये तो इंडिया अलायंस के अंदर आपस में खटपट हो रही है। मुझे अ, अगर ठीक-ठीक ध्यान है तो पिछले शो में भी मैंने आपको कहा था कि क्या आम आदमी पार्टी से हो पाए मैंने कहा होगा कि बंगाल में लेफ्ट के साथ अलायंस पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और मैंने कहा था आम आदमी पार्टी भी अलायंस में कब तक आखिर तक टिकेगी इसके मन में मेरे मन में शुरू से संदेह रहा है कि वास्तव में होगा, नहीं होगा, कैसे हो पाएगा? क्योंकि खींचतान काफ़ी है वहाँ। लेकिन जो बंगाल में हुआ वो अप्रत्याशित और दुर्भाग्य बंगाल में मुझे महसूस हुआ मैं एक इंडिया के कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं उनका एक शुभचिंतक और एक शुभचिंतक के नाते जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जी ने एक तरह से बिल्कुल अपना अभियान छेड़ दिया टीएमसी के विरुद्ध, अब वो स्वाभाविक है, एक ऑपोजिशन पार्टी है, अभियान तो करेगी। लेकिन जब आप एक गठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं तो आप कम से कम ये माँग नहीं करते कि वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल हो जाना चाहिए और बीजेपी किस तरह से प्रेसिडेंट्स रूल का इस्तेमाल कर रही है, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो वहाँ से बातें हुई जो कि मर्यादा के विरुद्ध थी और उसके बाद ममता जी ने भी काफ़ी कुछ कहा जो कि बिल्कुल एक गठबंधन की मर्यादा में नहीं आता। अब उसका संतोष मुझे केवल यही है कि वो करने के बाद कम से कम पिछले 4-5 दिन से दोनों साइड से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ज़रूर
एक सीनियर लेवल पे कहीं एक एहसास हुआ होगा कि भाई ठीक है, हो गया, कुछ खींचतान हो गई, लेकिन उसके बाद अब हमें इसे सँभालना है। बंगाल का सँभलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी ही इंडिया कोalition में नहीं, तो फिर तो इंडिया कोalition में बचेगा क्या? अगर मान लीजिए ममता बनर्जी नहीं है, नीतीश कुमार चले गए, एक आधी जगह और हो जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कम से कम पिछले 3-4 दिन में दोनों पक्षों की तरफ से कुछ संयत बयान आए। और मेरा विश्वास है कि ममता बनर्जी जिन्होंने इतना जम के बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की है, वो इस बड़े परिप्रेक्ष्य को नहीं। उपेंद्र जी, आपने जो चूंकि बंगाल का जिक्र किया और जो अधीर रंजन चौधरी के बयान का जिक्र किया, तो मुझे याद है आपने पिछले इंटरव्यू में ये बात कही थी कहीं, तो उसके बाद बीजेपी से ये हमला हुआ कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं जो ममता बनर्जी के गलत काम हैं या उनकी सरकार में जो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है या ईडी के केसेस हैं, तो आप उनके गलत कामों को एक तरह से गठबंधन के धर्म के नाम पर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये एक अजीब स्थिति हो ही जाती है अगर आप एक लार्जर नेशनल गठबंधन में हैं और उस पार्टी के साथ जो कि आपके राज्य में रूलिंग पार्टी, तो उसमें एक अकबकाहट है ही, जो केरला के कांग्रेसमैन को महसूस होती होगी, क्योंकि केरला में लेफ्ट की सरकार है। यही बात कांग्रेस वालों को पंजाब में और बंगाल में महसूस होती होगी। लेकिन यही बात कांग्रेस के सहयोगियों को कर्नाटका में महसूस होती होगी, उनको महसूस होती होगी दूसरे राज्यों में, अब तेलंगाना में महसूस होगी जहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में जो राजनीति का सामान्य कायदा है वो ये कि सामान्य आलोचना चलती है। आप राज्य सरकार के गलत कदमों की आलोचना करते हैं, लेकिन वो करते हुए आप एक लक्ष्मण रेखा नहीं लाते हैं, और मेरे विचार से ये मांग करना कि वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल हो जाना चाहिए, ये तो लक्ष्मण रेखा लांघने वाला काम है। या ये कहना कि ईडी और सीबीआई को आके ममता बनर्जी की जांच करनी चाहिए, ये तो लक्ष्मण रेखा लांघने का काम है। खास तौर पे ऐसे माहौल में जब देश में आप देख रहे हैं ईडी और सीबीआई का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में मांगना तो ये एक गठबंधन के धर्म के बाहर की बातें थी। लेकिन अब मुझे संतोष है कि ये बातें रुकी। योगेंद्र जी, आपको मैं एक और बात, चूंकि आपने बंगाल के अलावा जो बिहार और महाराष्ट्र का जिक्र किया था, हुआ है तो इंडिया गठबंधन का जो जिस कारण से ये बना था कि ये बहुमत से रोक पाएगा, वो तो अब कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा। ये डेवलपमेंट के बाद से जो बिहार में हुआ या बंगाल में हो रहा है या इवन महाराष्ट्र जो प्रदेश है वहां पर भी अभी कोई चीजें साफ नहीं है। देखिए, अभी से हम जल्दबाजी में इस निष्कर्ष पे ना पहुंच जाए। मैंने कहा, स्पष्ट ही कहा कि कुछ जगहों पे नुकसान हुआ है, कुछ बातें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और नीतीश कुमार जी के जाने से जरूर नुकसान हुआ। लेकिन नुकसान कहाँ से कहाँ का हुआ इसका मूल्यांकन हमें करना चाहिए, और जल्दबाजी में हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाए कि भाई बल्ले बल्ले अब तो हो गया, तीसरी टर्म आ गई, जैसा कि इंडिया टुडे ने अपने सर्वेक्षण के बाद फ्रंट पेज पे छाप दिया। मुझे ज़रूर कहना पड़ेगा, मुझे बहुत हैरानी हुई और बहुत मायूसी हुई ये देख के कि इंडिया टुडे जैसी मैगज़ीन अपने कवर पेज पे ये छाप रही है कि मोदी सेट टू कम बैक फॉर थर्ड टर्म विद मेजॉरिटी। अब उनका अपना सर्वेक्षण कह रहा है कि उन्हें 304 सीट आएगी, जो कल इंडिया टुडे ने रिलीज़ किया है। यानी कि बहुमत से 30 सीट ज्यादा का उनका अनुमान, हो सकता है अनुमान सही हो। वो खुद ही कहते हैं कि इसमें 2% वोट की गड़बड़ हो सकती है। 2% वोट की गड़बड़ मैं सेफोलॉजी एक जमाने में करता था, जिसका मतलब है कि 35, 40, 50 सीट इधर से उधर हो जाती है, 2% इधर से उधर हो जाए अगर राष्ट्रीय चुनाव में। अगर वैसा है, तो आप इतना तो कह सकते हैं कि ठीक है, हमारा सर्वेक्षण अभी बीजेपी को आगे दिखा रहा है। लेकिन ये कहना कि मोदी सेट टू रिटर्न फॉर थर्ड टर्म विद मेजॉरिटी, इसका आधार क्या है? ये तो पत्रकारिता नहीं है, ये तो चीयर लीडर वाला काम। तो मेरा ये कहना होगा कि हम उस सब में ना फंसे, कि ये तो होता, मैंने पिछले भी अपने 1-2 शो में ये बात कही, फिर मैं दोहराता कि अगर आप चुनावों के आंकड़ों को देखें, अगर इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को एक बार भूल जाएं जो कि देश में चल रही है, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और बीजेपी का सारा खेल ही ये है कि चुनाव बीजेपी के पिछले 5 साल या पिछले 10 साल के काम कार्यकलाप के मूल्यांकन के आधार पर ना, बाकी चीजों पे, कांग्रेस ने उससे 10 साल पहले क्या किया था उसके आधार पे हो,
राम मंदिर के आधार पे हो, इस तिकड़म के आधार पे हो, उस तिकड़म के आधार पे हो, इस सरकार को गिरा दिया, वो कर दिया, ये गठजोड़ बना दिया, ये सब के आधार पे हो। लेकिन अगर आप बुनियादी चीज, तो सच ये है कि बीजेपी के लिए आज भी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पिछली बार बीजेपी बिल्कुल बाहर थी और इस बार अंदर आ। देश की 120 सीट है जहां बीजेपी का लगभग वजूद ही नहीं, और उनमें से किसी भी एक राज्य में बीजेपी को ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना में कोशिश थी, नहीं मिला। तो इन सब इलाकों में बीजेपी अभी भी नता, जिसका मतलब ये कि बाकी इलाकों में बीजेपी को 2019 से अपनी पोजीशन इंप्रूव करनी, इंप्रूव कैसे करेगी, कहां करेगी, मुझे आज तक समझ नहीं आता है। आपने 3-4 राज्यों का जिक्र किया, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने 4 राज्यों का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि बीजेपी जहां जीती है वहां उससे ज्यादा तो जीत नहीं सकती। गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, दिल्ली इत्यादि, यहां तो ज्यादा जीत नहीं सकती। और कुछ राज्य हैं जहां कम होना अनिवार्य। पहले मैंने कहा था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में खटपट होती है, और अगर वो एक साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो निश्चित ही बीजेपी के लिए स्थिति आसान हो जाती है। लेकिन अगर वो एक साथ चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस और टीएमसी, लेफ्ट ने लड़ना नहीं था, वो मैंने पहले भी कहा था, और लेफ्ट के इनके साथ आने से विशेष फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो वोट लेफ्ट का जाएगा वो वो बीजेपी की तरफ जा सकता है। तो इसलिए अगर कांग्रेस और टीएमसी मिलके चुनाव लड़ते हैं, और मैं मान के चल रहा हूं आज भी कि वो करेंगे, तो बीजेपी की सीट कम होंगी। 18 सीट उनके पास रिटेन करने का आधार नहीं है, क्योंकि उसके बाद से विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस खराब हुई है, पंचायत चुनाव में और खराब हुई है, बीजेपी का संगठन टूटा है। बिहार, नीतीश कुमार के जाने के बावजूद बीजेपी को बिहार में, एनडीए को नुकसान होगा। याद रखिए, हम तुलना किस चीज से कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं इन बात। पिछली बार 40 में से 39 सीट है उनके पास, बीजेपी और एनडीए गठबंधन के पास बिहार की एक एक सीट है, एक सीट को छोड़ के, शायद पटना साहिब है उसको छोड़, उससे तो नीचे आएगी। पहले लगता था कि 40 में से महागठबंधन 30 सीट ले जा सकता है और बीजेपी को ले देके 10। नीतीश कुमार के जाने के बाद समीकरण बदली होगी, कितनी बदली होगी आप बेहतर जानते हैं, लेकिन क्या वो 39-40 सीट लेने वाली, सवाल ही नहीं होता, वहां फिर गिरेगी। महाराष्ट्र में आपने खुद कहा, आप स्वयं महाराष्ट्र से हैं भी, महाराष्ट्र में बीजेपी को 48 में से 41 सीट है एनडीए के पास इस वक्त, और कोई भी सर्वेक्षण कुछ भी नहीं कह रहा है कि वहां जाने की कोई भी संभावना है। कर्नाटका, कर्नाटका में अगर गंभीरता से कांग्रेस लड़ती है तो निश्चित ही वहां बीजेपी की सीटें, क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त 27 हैं, जेडीएस को मिला ले तो 28 में से 27 सीट कम होंगी। तो ये जो सीटें कम होंगी, इनकी भरपाई कहां से होगी, ये सिंपल सवाल मैंने पूछा था, और मुझे अभी भी उसका जवाब नहीं मिल रहा है कि जहां सीटें कम होंगी, भरपाई किस इलाके से बीजेपी करेगी, क्योंकि जहां बीजेपी एब्सेंट थी वहां तो आज भी एब्सेंट। तो हम केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ना आ जाएं, जो कि बीजेपी का स्टाइल है। वो हमारे इधर कहते हैं धूल में लठ मार, कि धूल में लठ मार दो, खूब धूल उड़ेगी, और जब तक अपनी आंख वाँख मसलेंगे, सब कुछ करेंगे, तब तक काम निपट लेगा। कुछ इस स्टाइल में बीजेपी इस चुनाव को लड़ना चाहती है, और इसीलिए मैं बार बार सिंपल साधारण आंकड़े बता। योगेंद्र सर, इसमें एक बात को मैं लेना चाहूँगा, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे नीतीश कुमार हों, अरविंद केजरीवाल हों, या और तमाम जो दल के नेता हों, वो सब कुछ जो ये इंडिया अलायंस में गड़बड़ाहट है उसकी जो बात कहते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने देरी की है, कांग्रेस जो है तरीके से इस इंडिया अलायंस को ड्राइव नहीं कर पाई। अभी चल, मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। पहले योगेंद्र जी ने जो इंडिया टुडे के बारे में बात की थी जी, तो मैं सिर्फ योगेंद्र जी, मतलब कोई मैं इंडिया टुडे में काम नहीं करता हूँ, हम एक ही ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो एक सर्वेक्षण आया है, और वो सर्वेक्षण है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो महाराष्ट्र में जो आंकड़ा दिखा रहे हैं वो ठीक है और बाकी देश में दिखा रहे हैं वो गलत है। ये अजम्पशन मेरी तरह से सही नहीं बैठता है। और दूसरी बात जो आपने योगेंद्र जी बात कही ना कि जो माहौल बन गया है या लट, ये बात आपने पहले भी कही थी कि चुनाव से पहले ही
वॉकओवर वाली स्थिति बना दो। तो वो लगभग मतलब लग रहा है कि बीजेपी उस माहौल को बनाने में सफल हो रही है कि वॉकओवर वाली जो स्थिति है वो बनाने के लिए। लेकिन अब ममता बनर्जी जब कहती है कि 40 सीटें कांग्रेस की आएंगी, तो ये माहौल बनाने में मदद, मतलब प्रधानमंत्री तो कहेंगे, उन्होंने तो कहा कि भाई पता नहीं कितनी सीटें आएंगी, लेकिन जब ममता बनर्जी इतनी सीनियर लीडर है, और ये कोई अधीर रंजन चौधरी के संदर्भ में बात नहीं है, ये मतलब इसको हम उनसे नहीं तुलना, उन्होंने सीधे कहा कि भाई राहुल गांधी टूरिज्म कर रहे हैं। तो जब 40 सीटें कांग्रेस की आएंगी, या अब मतलब इस बात पर चर्चा होना कि भाई पिछली बार का आंकड़ा छू पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो इसमें कंट्रीब्यूट तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस भी तो कर रहा है ना। अगर उधर से धूल फेंकी जा रही है तो उस धूल में फंस रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि काफी अमर्यादित चीजें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मेरा इशारा इसी तरफ था। और जहां इंडिया टुडे के सर्वेक्षण का, देखिए, हर एडिटर को मानना चाहिए कि मेरा सर्वेक्षण सही है, जाहिर है तभी वो छाप रहे हैं। तो इंडिया टुडे के एडिटर अपने सर्वेक्षण में विश्वास करते हैं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या उसके आधार पे आप ये कह सकते हैं ही इज सेट टू रिटर्न फॉर द थर्ड टर्म विद मेजॉरिटी? अपने ही आंकड़ों के आधार पे ये निष्कर्ष, इस तरह की हेडलाइन देना बहुत भ्रामक, और इस तरह की पत्रकारिता इंडिया टुडे ने की नहीं है जहां तक मैं जानता था। इन सब चीजों से मुझे घबराहट होती है, और इसीलिए जब मैं पाकिस्तान के मीडिया को देखता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारा मीडिया भी उस दिशा में अब चलना शुरू कर दिया, तो मुझे भी घबराहट होती है। उस सर्वे के बारे में 2-3 चीज और मैं कहना चाहता था। अ, एक तो ये कि क्योंकि उसकी काफी चर्चा हो रही है, इंडिया टुडे का सर्वे काफी महत्वपूर्ण रहा है देश में, पिछले 25-30 साल से वो सर्वेक्षण आता रहा है। मैं भी उसको पिछले 30 साल से देख रहा हूँ। तो एक महत्वपूर्ण चीज है, और इसीलिए उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ। बाकियों ने कुछ उटपटांग चीजें की हैं, उस पर तो मैं जी टिप्पणी भी नहीं कर रहा। जी जी। 2-3 चीज याद रखिए। पहला, कि ये पूरा सर्वेक्षण केवल टेलीफोन पर आधारित है। इसमें एक भी व्यक्ति से आमने-सामने बात नहीं की गई। और भारत के संदर्भ में जब आप केवल टेलीफोन पे पूछ के लोगों से राय पूछते हैं, उसकी 2 दिक्कत। एक तो टेलीफोन पे कितने लोग सही बात बताते हैं, आप पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते होंगे। और दूसरा ये कि इस देश में आज भी जो सबसे नीचे के 20-25% लोग हैं, उनके पास किसी तरह का टेलीफोन नहीं। तो और हम जानते हैं कि वो तबके हैं जहां कांग्रेस को और ऑपोजिशन को ज्यादा वोट मिलता रहा। तो उस आधार पे ये करना, मुझे लगता है ये सब चीजें कम से कम पब्लिक के सामने रखी जानी चाहिए। और दूसरा, उसी सर्वेक्षण से जो जो मेरे विचार से देश के बॉटम 20% लोगों को एक्सक्लूड करके सर्वे हुआ है, उसके निष्कर्षों पे भी आप देखिए। सीटों के भविष्यवाणी में मैं जाना नहीं चाहता, वो उनका काम है, सही करते होंगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सब लोग करते हैं, और क्योंकि मैंने एक ज़माने में किया है और करता था, तो हर कोई कहता था अच्छा झूठ बोलते हो, फलाँ पार्टी से प्रभावित हो, ये वो काम मैं करना नहीं चाहता स्वयं। मैं केवल आपका ध्यान कुछ चीज़ों पे दिलाना चाहता हूँ, ये मानते हुए कि वो सर्वेक्षण देश के बॉटम 20% को छोड़ के किया गया है। लेकिन बाकी 80% है, 75% लोग होंगे, उनका ओपिनियन मान लीजिए वो सर्वेक्षण ठीक कैप्चर कर रहा है, तो वो हमें क्या बातें बता रहा है। नंबर 1, कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी से बेहद त्रस्त है। 60% से ज्यादा लोग कह रहे हैं महंगाई इतनी है कि घर का गुजारा चलाना मुश्किल। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद से मेरे और मेरे परिवार की स्थिति सुधरी है, ये कहने वालों की संख्या कम है। और ये कहने वालों की संख्या ज्यादा है कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हुई है। अब मजे की बात ये है कि ये सब कहने के बाद लोग कहते हैं कि देश की हालत सुधरी। हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी हालत खराब हुई, लेकिन मीडिया का और प्रोपेगेंडा का असर इतना है कि वो सोचता है कि नहीं नहीं मेरी हालत तो खराब हुई है, लेकिन देश की तो सुधरी होगी, टीवी वाले कह रहे हैं तो सुधरी ही होगी। देश के मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं, ज्यादा लोग कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र को खतरा है। एक बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी बात अब खुल के इस देश में कह नहीं सकता, मुझे डर लगता है अपनी बात खुल के कहने में। ये सब क्या संकेत दे रहे हैं आपको देश के बारे में? और इन चीजों के बारे में यदि हम चिंता नहीं करेंगे, तो कैसे हम देश को समझेंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? जो मेरा मूल सवाल था वो यही था कि जो तमाम जो दल हैं वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस को ड्राइव नहीं कर पाए।
इसका जवाब तो कोई कांग्रेस का नेता या इनसाइडर दे पाएगा जो कि इंडिया अलायंस की मीटिंग्स में बैठता है कि इसको कौन ड्राइव कर रहा है। मेरे विचार से 3-4 वरिष्ठ लोग थे इस अलायंस को बनाने में। कांग्रेस थी, ममता बनर्जी की शुरू में काफ़ी बड़ी भूमिका थी, नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका थी और कहीं से शरद पवार जी का भी वरदहस्त प्राप्त। तो उनमें से किसकी क्या ज़िम्मेवारियाँ थी, किसने क्या किया, क्या नहीं किया उस पे ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। मेरी मोटी समझ ये है कि जिस राज्य में जो पार्टी बड़ी पार्टी है, वहाँ उसकी ज़िम्मेवारी। राजस्थान में सीपीएम से, बीएपी से बात हो, ये कांग्रेस की ज़िम्मेवारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ ठीक तरह से बातचीत नहीं हुई थी एक ज़माने में, ये कांग्रेस का ही दोष था। लेकिन बंगाल में मुख्य ज़िम्मेवारी ममता बनर्जी की होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मुख्य दोष उनका, लेकिन बड़ी पार्टी के नाते मुख्य ज़िम्मेवारी उनकी। उत्तर प्रदेश में मुख्य ज़िम्मेवारी सपा की होनी चाहिए। जिस राज्य में जो पार्टी बड़ी विपक्ष, वो पार्टी ज़िम्मेवारी ले और इस अलायंस को चलाए, वो बेहतर होगा। मेरी अपनी समझ से भी इंडिया अलायंस में एक बहुत बड़ी खामी रही और ये बात भी उससे जुड़ी हुई है जो मैंने आपको कही थी पहले बार। मैंने तब कहा था कि इंडिया कोएलिशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि इससे कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा। मैंने कहा था कि देखिए सीट एडजस्टमेंट ऑलरेडी जहाँ होना था वहाँ हुआ पड़ा है और 100% कभी भी होगा नहीं, आखिर तक खींचतान चलती रहेगी। सबसे बड़ी बात जो हो सकती थी 2 थी। पहला ये कि इंडिया कोएलिशन देश के सामने एक एजेंडा कि भाई मोदी ये करते हैं, हम ये करते हैं और हम सत्ता में आएँगे तो हम फला तरह की नीतियाँ अपनाएँगे जिसका आपके जीवन पे ये असर। वो बात आज तक देश का एक साधारण वोटर एक अपेक्षा करता है। अगर आप इतना बड़ा अलायंस बनाते हैं, मुझे वोटर के तौर पे आपसे उम्मीद करनी चाहिए कि आप मुझे बताएँगे। अब चुनाव में केवल 2 महीना बचा है। उम्मीद अब भी करनी चाहिए कि 2 महीने के अंदर ये आएगा, लेकिन ये एक चीज़ थी जो मेरी अपेक्षा थी कि इंडिया कोएलिशन करे। सीट एडजस्टमेंट से भी ज़्यादा बड़ी अपेक्षा मेरी ये थी। और दूसरी अपेक्षा ये थी जिसके लिए शायद अब समय लगभग खत्म होता जा रहा है, वो ये कि इंडिया कोएलिशन ज़मीन पर कुछ आंदोलन करे, कुछ सवालों को उठाए ज़मीन पे क्योंकि मीडिया एक तरफ़ा हो चुका है। सोशल मीडिया तक पे सरकार ने अब गला दबाना शुरू कर दिया है। तो जनता के पास आप अपनी आवाज़ कैसे लेंगे? यही एक तरीका है कि आप सड़क पे उतरें, जनता को मोबिलाइज़ करें। अब वो काम पिनरई विजयन कर रहे हैं, वो काम सिद्धरमैया कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी वो काम कर रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे तो वो काम नहीं हो रहा ना। अभी तक केवल ये बात आ रही है कि अच्छा ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकारों के साथ केंद्र सरकार ज्यादती कर रही है, ठीक बात है। लेकिन जो देश के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो मान लीजिए अडानी का सवाल लेके, अगर अडानी का सवाल लेके ये सारे विपक्षी दल सड़क पे उतरते या कास्ट सेंसस का सवाल लेके या बेरोजगारी का सवाल लेके किसी एक सवाल को लेके अगर ऑपोजिशन सड़क पे उतर उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता और ये मुझे इस चीज़ का अफ़सोस ज़रूर है कि बाकी चीज़ों के अंदर ये जो बड़ा काम हो सकता था वो नहीं। सर जिस तरीके से योगेंद्र सर कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस एजेंडा सेट करने में जो है नाकाम रहा है, मतलब उसने ये नहीं बता पाया कि साहब आप करोगे क्या, तमाम चीज़ें कर लो, लेकिन उससे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको एक सरकार को हटाना है, अपनी सरकार को लाना है, तो क्यों? नहीं, यही बात देखो मुझे याद है, अभी चल हमने योगेंद्र जी शायद से पिछले साल सितंबर में बात की थी। हाँ। इस बारे में मैंने तब भी एक बात कही थी जो जून में जब इंडिया गठबंधन बना था कि तब मतलब जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने ऐसा वक्त था जब इंडिया गठबंधन जिसे नाम ही रख दिया था इंडिया, उस पर ही भारत देश का नाम बदलने की बात आ गई थी। तो जो हमने जब क्रिकेट की भाषा में बात की थी कि भाई वो पिच जो है वो सेट कर रहा था इंडिया गठबंधन। लेकिन उसके बाद से मतलब पिछले 4-5 महीनों से अगर आप पहले उन्होंने कहा कि भाई भारत कर देंगे, फिर महिला आरक्षण आ गया, मतलब तरह तरह की घोषणाएं करके एक तरह से कहीं ना कहीं नैरेटिव चेंज हो गया और वो राम मंदिर आते आते तक तो बिल्कुल ही बदल गया। तो मुझे लगता है कि जो शुरुआती बढ़त कम से कम नैरेटिव में जो इंडिया गठबंधन ने बनाई थी वो पिछले 3-4 महीनों में जाती रही और फिर दिसंबर के चुनाव के बाद तो और ही खराब हो गया वो। योगेंद्र सर ये आखिर में आते हुए कार्यक्रम में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सदन में प्रधानमंत्री जी ने क्लेम किया है कि
बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार जो है सीटें मिलेंगी। ये वाचिक तौर पर या वाचाल तरीके से कहा जा रहा है कि एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कहा गया है। अब अगर 100 मीटर की दौड़ के लिए मेरे को 200 मीटर के लिए तैयार किया जाए तो मैं 110 पर थक जाऊंगा, लेकिन 100 तो पार ही कर लूंगा। देखिए, इसमें कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ किसी भी नेता का ये एक नेता का जिम्मेवारी होती है अपने कार्यकर्ता को उत्साह में रखना, कुछ बड़ी बात करना, और मोदी जी की तो बड़ी फेंकने की आदत है। तो 370 वैसे भी उनका प्रिय आंकड़ा है, तो 370 का बोल दिया और 400 बोल दिया। वो एक एक खास तरह का बड़बोलापन या एक खास तरह की बात को ऊंचा फेंकना, इसको आप ऑप्टिमिज्म कह सकते हैं, इसको आप विश्वास बढ़ाने की रणनीति कह सकते हैं। मगर केवल मोदी जी नहीं, ये तमाम नेता करते हैं, इसमें कोई खास ऐतराज की बात नहीं है। ऐतराज मुझे तब होता है जब देश का मीडिया इसके पीछे लग जाता है, जब देश का मीडिया भी उसी भाषा में चीयर लीडर की भूमिका अदा करना शुरू कर देता है। एक नेता इस तरह का एक विश्वास दे, वो स्वाभाविक है। मीडिया उस बैंड को बजाने लग जाए, वहां मुझे दिक्कत आती है, क्योंकि अगर वो बजा तो भाई कोई आपसे पूछेगा 370 का मतलब है पिछले चुनाव में बीजेपी को जितने सीटें मिली उससे 70 एडिशनल सीटें, वो 70 कहां से आएंगी? वो 70 क्या केरला से आएंगी, क्या तमिलनाडु से आएंगी, क्या आंध्र प्रदेश से आएंगी, तेलंगाना से आएंगी? और अगर इन 4 में नहीं आएंगी तो बाकी 70 बचेंगी कहाँ? ये सवाल तो कोई पूछने का बनता है ना। लेकिन हो ही जाता है कि इससे हौवा हो जाता है, और यही सारा खेल कि एक हौवा बना दो, और हौवे के बाद बस हो गया डन डन डील बल्ले 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 हो गया। ये एक माहौल बनता जा रहा है, और मैं बार बार जो कह रहा हूं वो सिर्फ ये कि इस माहौल के तहत कुछ भी तय न कीजिए। चुनावी भविष्यवाणी मेरा कोई काम नहीं है, आप लोगों का काम है, आप बेहतर करेंगे। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि एनडीए हारेगा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है। अगर मैं स्पष्टतः 2 में से किसी एक टीम के साथ खड़ा हूं, तो फिर मेरा काम ये नहीं है कि मैच से पहले मैं बताऊं कि मेरी टीम जीतेगी क्या हारेगी। मेरा काम केवल ये है कि मेरी टीम बेस्ट क्या कर सकती है, क्या उसमें हो सकता है। लेकिन मीडिया का तो काम है ना कि ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से चीजों को और इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा न बने। और मुझे लगता है कि जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले अभियान के दौरान हुआ, कि सिर्फ पार्टी, ये मंदिर बनाते वक्त मंदिर बनाने वाले उत्साहित हो, स्वाभाविक है। भक्त उत्साहित, स्वाभाविक है। पॉलिटिकल पार्टी उसके पीछे लगे, बड़ा मामला है, लेकिन खेल कर रहे हैं। सरकार उसमें शामिल हो जाए और पूरा मीडिया उस भक्ति में शामिल हो जाए, फिर लोकतंत्र में बचेगा क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ भी सोचे, कम से कम इस किस्म की जो एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश हो रही, उससे अलग होकर सोचें। चुनाव की भविष्यवाणी आपकी जो भी, पर ये जो धूल में लठ मारा जा, उसके धूल गर्दे से को आंखों में डाल के न देखें, आंखों को धो लें, साफ दृष्टि से एक बार देखें और फिर तय करें कि क्या। सर, जो बात कही जा रही है उसमें सर ने 70 सीटों की बात कही, वो 300 प्लस जो 70 सीटें हैं, और वो उसका हिसाब आप कल भी लगवा रहे थे मेरे से कि क्या ये हिसाब बन पा रहा है। तो ये बात वाकई बड़ी बात है कि जो हम जिन राज्यों का जिक्र करते हैं, साउथ के 4 राज्य, कर्नाटक छोड़ देते, क्योंकि कर्नाटक जो है बीजेपी पक्ष में आता है, और तमाम दूसरे और राज्य, वहाँ से 70 सीटों का उत्खनन बहुत बड़ा काम है। नहीं, मैं कल भी मैंने कहा था योगेंद्र जी, एक मैंने आंकड़ा पढ़ा, मैंने फैक्ट चेक नहीं किया, इसलिए मैं भी उस पर पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन ऐसा दावा किया गया कि 2014 और 2019 में 337 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मतलब 303 तो पिछली बार मिली थी, लेकिन जो सीटें उनका नुकसान हुआ था वो मिला के 337 पर आंकड़ा है। ये मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि मैंने इसको चेक नहीं किया है, लेकिन अगर ये आंकड़ा सही है कि 14 या 19 मिला के उन्होंने 337 सीटें जीती है, मतलब कभी 14 में जीती वो सीट, कभी 19 में जीती। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन अगर ये सही है तो वही सीटें अगर वो रिटेन कर लेते हैं तो फिर ये 370 का जो आंकड़ा है उसके आसपास जाना मुश्किल नहीं लगता है। अगर बात जैसे अगर 70 सीटें हैं तो वो रह जाती है फिर 30 सीटें। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर दावे का आधार ये है कि वो, जैसे कई बार कांग्रेस वाले भी बैठते हैं, वो भी कहते हैं अच्छा हमने 2009 में सीट जीती थी। अरे भैया 2009 तो हो गया ना, निकल गया। तो ये कहना कि
कभी एक बार हमने वो सीट जीती थी, लेकिन वहाँ इलाकों में स्थिति बदली। अ, आज की स्थिति की ये मुझे बहुत अच्छा आधार नहीं लगता कि हमने आज से, जी जी चाहे वो ऑपोज़िशन करे या बीजेपी करे। हो सकता है ये जी आंकड़ा हो इतना, मैं नहीं कह रहा कि आंकड़ा गलत होगा, मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि ये अपने आप, ये तो एक तरह से अपना उत्साह बढ़ाने वाले आंकड़े। जी हकीकत ये होती है कि आज आप कहाँ खड़े, बंगाल में आज आप कहाँ खड़े? हो सकता है आप पहले से बेहतर स्थिति में खड़े हों, है ना? लेकिन अ, मूल्यांकन तो केवल इसी आधार पे हो सकता है। ये जो आंकड़ेबाज़ी होती है वो तो चलती रहती है, वो सब माहौल बनाने की कोशिश है। और मैं बार-बार यही आग्रह कर रहा हूँ कि ये जो माहौल बनाने की कोशिश है, उसका हिस्सा हम ना बनें। आँख खोल के देखें, जो नुकसान है उसे देखें, जो फ़ायदा है उसे देखें। ने ये नसीहत भी दी है, लेकिन हाँ, ये बात पार्टियों के पक्ष में जाती है कि वो माहौल बनाने की जो कोशिश है उसमें कितना सक्सेस हासिल कर लेती हैं, क्योंकि जो एक तरीके से बार बार बात कही जाती है कि जिस तरीके से एजेंडा ना बताकर और काम करने की कोशिश करी जाए, उसमें थोड़ा सा तो नुकसान है ही है, ख़ास तौर पर जनता का नुकसान है। तो अब पहले आप पूछिए और फिर जो है अपनी मुकम्मल राय कायम करिए। सर, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, खूब सारा शुक्रिया, और आप जिस तरीके से बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीका बहुत जो है आपका एलॉबरेट करने का बहुत ख़ास है। और आप हमें आपने एक एग्जांपल दिया कि भविष्यवाणी करना आपका काम है, मतलब अब हमारा काम है, आपने ऐसा बोला। तो मुझे लगता है कि अगर मैं करूँगा भी तो वो जो आप पहले करते थे उसकी चीटिंग करके करूँगा, क्योंकि आप इतनी अच्छी करते थे। हम्म, नहीं, नहीं, वो एक वो है ना, अ, कोई गीत में है कि मुझसे बाद जो आएँगे वो मुझसे बेहतर ही करेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मुकेश साहब का लिखा हुआ है कि मुझसे तुमसे बेहतर सुनने वाले। हाँ। सुनने वाले वो आएँगे। जी, हम्म ऐसा उम्मीद करूँ। ये कहना योगेंद्र जी कि ये काम हमारा नहीं है, वो सेफोलॉजिस्ट का काम है। हाँ। और यही मतलब आज से 30-40 साल पहले अखबारों में ऐसे लिख दिया जाता था कि ये मेरा अनुमान है, सब्जेक्टिविटी होती थी। तो कम से कम सेफोलॉजी पत्रकारों का काम नहीं है, वो बिल्कुल। सेफोलॉजिस्ट का काम है। मतलब योगेंद्र जी वो काम नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन पत्रकारों को भी ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्टिविटी रहती है। सरल तरीके से हो तो अच्छा होगा और उसमें एक न्यूनतम ट्रांसपेरेंसी रहे। मुझे देख के, मतलब मैं तो सेफोलॉजी करता नहीं हूँ, लेकिन पुरानी आदत है तो पढ़ तो लेता हूँ। और मुझे ये अफ़सोस होता है कि उसके जो एक न्यूनतम मानक होने चाहिए, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। न्यूनतम मानक ये है कि आप मुझे बताइए, आपने सर्वेक्षण कहाँ किया? कैसे किया? जिन लोगों का सर्वेक्षण किया उसमें कितने मर्द थे, कितनी औरतें थीं, कितने गरीब थे, कितने अमीर थे, कितने शहरी, कितने ग्रामीण। और आपने फिर उसके बाद उस आंकड़ों को किस तरह से विश्लेषण किया, ये तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ। और दुर्भाग्य ये है कि ये न्यूनतम बात भी अब मीडिया ने करनी समाप्त कर दी है, एक आधी एजेंसी को छोड़ के। सीएसडीएस आज भी ये काम कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन बाकी कोई इतना न्यूनतम मर्यादा का भी पालन नहीं करता, वो एक दुःख की। सर, मैं आपसे इसी वादे के साथ विदा लूँगा कि आगे आप जल्द ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, साप्ताहिक सभा में। आज जुड़े, आपका शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का शुक्रिया कि आप हमें लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप जुड़े दर्शक साहब, तो आप सभी का शुक्रिया, और आगे जुड़ेंगे ऐसा विश्वास। धन्यवाद। धन्यवाद।